नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं आजकल अपने चैनल पर रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके दो वजह हैं। पहला तो ऋषभ अब ऑलमोस्ट 7.5 मंथ्स का हो गया है, तो उसका जो स्लीपिंग टाइम है दोपहर का वो काफ़ी कम हो चुका है। तो हार्डली दिन में 2 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा वो सोता नहीं है, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और दूसरा रीज़न है कि राशि का स्कूल अब हाफ डे हो गया है, तो वो अराउंड 12 o'clock तक घर वापस आ जाती है, तो उसके साथ एंगेज होती हूँ। उसके लिए कुछ खाने का बनाना है या उसके साथ स्टडी करना है, तो वो सब एक्टिविटीज़ में दोनों बच्चों को संभालने में काफ़ी टाइम जाता है। फिर जब एक बच्चा सोता है तो दूसरा जग रहा होता है, दूसरा सो रहा होता है तो पहला जगता है। तो उस वजह से अभी जो दोपहर का टाइम है काफ़ी पैक हो गया है, और जो मेरे पास करेंट सेटअप है वीडियो शूट करने का वो नाइट में उतने अच्छे से वर्क नहीं करता। एक वीडियो मैंने शूट भी करी थी, बट उसकी क्वालिटी से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए मैं नाइट में वीडियो नहीं बना रही हूँ। आपके पास अगर कुछ टिप्स हैं जो नाइट में मैं वीडियो शूट कर सकूं, जिसकी क्वालिटी भी अच्छे आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकती हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही एक पर्सनल टॉपिक है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जो फर्स्ट डिलीवरी का एक्सपीरियंस था, लेबर और डिलीवरी का, वो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही पर्सनल टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डिटेल में नहीं पता है, बस इतना ही पता है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। तो आज मैं आपके साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, और अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो सेकेंड डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, नहीं तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो को इसलिए बिल्कुल नहीं बना रही हूँ कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या ये बताना है कि कितना ख़राब रहा या कितना अच्छा रहा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से जो टू बी मॉम्स हैं, यानी कि जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं और बहुत जल्दी ही माँ बनने वाली हैं, उनकी जो जर्नी है मदरहुड की तरफ वो थोड़ी इजी रहे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इनिशियली नहीं पता होती हैं, और ऐसा फील होता है, स्पेशली मुझे हुआ था, कि अगर ये चीज़ें हमें पहले से पता होती तो शायद हम उस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाते, या फिर उस समय जो हमने डिसीजन लिए वो और बेहतर तरीके से हम ले सकते थे। तो इस वीडियो का एम इतना ही है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप किसी तरीके से अपने लिए बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकें, अपनी डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर करने के लिए यूज़ कर सकें। मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए या किसी के बारे में निगेटिव और पॉजिटिव बोलने के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। और क्योंकि डिलीवरी और लेबर का एक्सपीरियंस एक बहुत पर्सनल मोमेंट होता है हर किसी की लाइफ का, तो मैं इसे शूट करना, रिकॉर्ड करना, इस सब में बिलीव नहीं करती। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आप डायरेक्ट मुझसे सुनेंगे, कोई भी फ़ोटो या वीडियो या कुछ इमेजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं थोड़ा अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी कैसी रही, या प्री प्रेगनेंसी क्या केयर लेनी पड़ी, या क्या डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, थोड़ा उसके बारे में बात करूंगी। थोड़ा सा प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी, और फाइनली आपको अपने लेबर और डिलीवरी के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं अगर कंसीव करने के पहले की बात करूं तो मेरी कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ा। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वर्किंग हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब उतनी ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल हम लोग की नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड की साइड में डाउन सिंड्रोम का भी हिस्ट्री रही है, और मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, हस्बैंड का पॉजिटिव है, और जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट भी है वो भी कुछ तरीके से इतना ज़्यादा सुटेबल नहीं था प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए, या कह लीजिए कंटिन्यू करने के लिए, जिसकी वजह से हमें लगा कि डॉक्टर से पहले मिलना चाहिए, कंसीव करने से पहले उनसे ओपिनियन लेना चाहिए। तो जब हम लोग डॉक्टर से मिले तो उन्होंने हमें कुछ टेस्ट रेफ़र किए थे। वो टेस्ट जब पूरे नॉर्मल आए उसके बाद ही उन्होंने हमें ग्रीन फ्लैग दिया कि आप अब कंसीव कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने हमें कुछ टिप्स दिए कि अपनी लाइफस्टाइल जो है आप थोड़ी एक्टिव किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सरसाइज और एक्टिविटी को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, डाइट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ऐड की उन्होंने फोलिक एसिड की टैबलेट। तो वो मुझे डेली टैबलेट लेनी थी। तो ये तो बात होगी प्री प्रेगनेंसी की, जहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके हमने अपना फोलिक एसिड स्टार्ट किया, डाइट और एक्सरसाइज जैसे भी था इम्प्रूव किया। अब थोड़ी मैं प्रेगनेंसी की बात करूं तो जब मैंने कंसीव किया था तो उस समय तो मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। काफ़ी सारे सिम्टम्स ज़रूर थे प्रेगनेंसी के पहले भी जिससे मुझे लग रहा था कि शायद मैं कंसीव कर चुकी हूँ,
और जब टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव भी रहा। और मेरे सिम्टम्स क्या क्या थे फर्स्ट टाइम जब मुझे बेबी गर्ल हुई थी, तो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकती हैं। तो जो इनिशियल 4 मंथ्स थे वो काफ़ी मुश्किल रहे। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा फटीग यानी कि थकान रहती थी, कुछ भी करने का मन नहीं करता था, हमेशा नींद सी आती रहती थी और बॉडी में बहुत गर्मी फील होती थी। तो जब टेस्ट पॉजिटिव आया था उसके कुछ दिनों तक तो कुछ भी ऐसा नहीं फील हुआ कि वॉमिटिंग है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये कॉन्फिडेंस आने लगा धीरे धीरे कि प्रेगनेंसी स्मूथ जाएगी, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है थैंकफुली। लेकिन जैसे ही 9th वीक स्टार्ट हुआ उसके बाद जो वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, फिर वो 4th मंथ तक चली है और दिन में कम से कम 3 से 4 बार तो मुझे वॉमिटिंग होती ही थी। मैं डॉक्टर से भी मिली जाके इसके बारे में, तो उन्होंने बोला ये सब नॉर्मल है, इतना तो होता ही है, इतना तो चलता है। इसके साथ ही हार्ट बर्न इतना ज़्यादा था कि मुझे कई बार बैठे बैठे सोना पड़ता था, मैं लेट के सो ही नहीं पाती थी। और हार्ट बर्न और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि कई बार ऐसी भी फीलिंग आती थी कि प्रेगनेंसी क्यों प्लान कर ली। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उस समय इतनी ज़्यादा इस सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था और मदरहुड वाली फीलिंग कम आती थी, अपनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा समझ में आती थी, ज़्यादा फील होती थी। लेकिन सेकेंड टाइम वो एक्सपीरियंस अलग हो जाता है, उसके बारे में फिर कभी बात करूँगी। लेकिन अभी की मैं बात करूँ फर्स्ट टाइम की, तो बहुत ज़्यादा मुझे इशू रहा इनिशियली 4.5 मंथ्स। धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हुई 4 मंथ के बाद और अराउंड 6 मंथ के एंड में हम लोग गोवा भी घूमने गए अपने बेबी मून पर, काफ़ी इन्जॉय भी किया। लेकिन 6 मंथ के बाद जो टेस्ट होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ चेक करने का, वहाँ प्रॉब्लम आई थोड़ी वैल्यू जो है हायर साइड में आ रही थी। उसकी वजह से काफ़ी टेंशन हो गई थी। डाइट का समझ में नहीं आता था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। डॉक्टर ने सीधा बोल दिया था कि आपकी वैल्यू हाई है, आपको जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो मेरे लिए सडनली बहुत बड़ा सरप्राइज़ था वो। तो मैंने, मेरी फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट किया, उनसे सेकंड ओपिनियन लिया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि 1 वीक अपनी बॉडी को टाइम दो, एक्सरसाइज और डाइट से ट्राई करो कंट्रोल करने का। यूजुअली कंट्रोल हो जाती है, अगर नहीं होती है तो फर्स्ट टैबलेट स्टार्ट करो, डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन मत स्टार्ट करो। लकीली 1 वीक जो मैंने डाइट और जो मैंने एक्सरसाइज का अपना रूटीन फॉलो किया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और पूरी प्रेगनेंसी जो मेरी थी वो लकीली नॉर्मली निकली और मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हुई। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर और कैसे मैंने उसको एक्सरसाइज से, डाइट से कैसे कंट्रोल किया, क्या क्या फॉलो किया। तो जब मेरी ये प्रॉब्लम आ गई तो फिर माइंड में एक टेंशन सी आ गई थी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो बच्चे का वेट भी इंक्रीज़ होने लगता है, आपका भी वेट इंक्रीज़ होने लगता है। तो ये सब जो है एक इंडिकेशन होते हैं कि आपको अभी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी किसी से सुनी नहीं थी, कभी किसी को आई नहीं थी, तो एक हेल्प मिलना बहुत मुश्किल हो गया कि अपनी जो डाइट है उसको किस तरीके से फॉलो करना है। क्योंकि मैं रहती हूँ साउथ इंडिया में और मैं बिलोंग करती हूँ नॉर्थ इंडिया से। तो यहाँ जो भी मुझे डॉक्टर सजेस्ट भी कर रहे थे वो उस टाइप के फूड थे जो मैं खाना पसंद नहीं करती थी। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली मैंने उसका भी सोल्यूशन ढूंढा। मैं वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर भी। कुछ गूगल से सर्च किया, काफ़ी कुछ ट्रायल एंड एरर हुआ, लेकिन प्रेगनेंसी जो है स्मूथली निकल गई। और क्योंकि फर्स्ट टाइम भी था, जो हमारे ऑफिस से हॉस्पिटल्स का टाई अप था जिनमें जाके हम डिलीवरी ऑप्ट कर सकते थे, हमने वही सिलेक्ट किया जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया या जो हमारे पास ऑप्शन था। तो शुरू में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर और मेडिकल केयर टीम जो आपकी है या हॉस्पिटल है उसका कितना बड़ा रोल होता है। डिलीवरी जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा रहेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने फील किया अपनी सेकेंड डिलीवरी के टाइम। लेकिन फर्स्ट टाइम तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा था, जैसे इंग्लिश में बोलते भी हैं, जस्ट गो विद द फ्लो। मतलब जो सामने आता गया उसको हम लोग अपनाते गए या फॉलो करते गए, लोगों से बात करते गए। तो जो ठीक लगा, जैसा जिसने बोल दिया वैसे किया। इवन कॉर्ड ब्लड बैंकिंग भी हमने ऑप्ट किया था, जिसको स्टेम सेल बैंकिंग भी बोलते हैं। बेबी के लिए, अपनी फर्स्ट बेबी के लिए हमने वो भी ऑप्ट किया था। तो अगर आप उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपको कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के ऊपर डिटेल्स चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। सेकंड बेबी के लिए हमने वो ऑप्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब सेकंड डिलीवरी के बारे में और डिटेल में मैं आपसे बात करूंगी। तो ये प्रेगनेंसी का फेज़ मेरा ऐसा निकला। लास्ट के जो 3 मंथ्स थे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे, क्योंकि पेट काफ़ी हैवी हो जाता है, बेली बड़ी हो जाती है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, हर काम करने में प्रॉब्लम होती है, और साथ साथ ऑफिस जाना है, फिर घर भी मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और क्योंकि वेट भी थोड़ा ज़्यादा गेन हुआ था जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से, तो
वो सब मैनेज करना, और हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम थी, बॉडी में बहुत हीट फील होती थी। तो ये सब की वजह से लास्ट में बस ऐसा लगता था कि बेबी जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। लेकिन शायद बेबी को यानी कि राशि को आने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मेरे 40 वीक्स कंप्लीट हो गए थे और बेबी के आने का कोई भी साइन नहीं दिख रहा था। किसी भी तरीके का कोई ब्रैक्सटन हिक जो बोलते हैं यानी फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस, वो भी फील नहीं होते थे। मतलब कुछ भी ऐसा फील नहीं होता था कि लगता था कि डिलीवरी होने वाली है या पास है। तो मैं जब 40 वीक्स के चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चेक किया, तब उन्होंने मेरी मेम्ब्रेन स्वीप करी। ये चीज़ मुझे उस समय नहीं पता थी, ना मुझे समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ। ये मैंने बहुत बाद में पढ़ा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो क्या होता है या उसका क्या मतलब होता है या उससे क्या होता है। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी डॉक्टर ऐसी है कि आपको हर चीज़ बता के कर रही है, या आपको ये बता रही है कि वो कुछ कर रही है, उससे क्या होगा या आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपके लिए चीज़ें समझना और मैं कहूँगी कि झेलना थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने मेरा मेम्ब्रेन स्वीप किया था। मेम्ब्रेन स्वीप तब किया जाता है जब ऑलमोस्ट 40 वीक्स हो गए हैं और आपकी डिलीवरी का कोई साइन नहीं है। आपका अगर कंसेंट होता है तब डॉक्टर करता है, बट मेरे को उस समय कोई कंसेंट या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। मेम्ब्रेन स्वीप किया गया। ऐसा बोला जाता है कि मेम्ब्रेन स्वीप करने के 48 आवर्स के अंदर आपको जो है कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी डॉक्टर ने भी मुझे 48 आवर्स का टाइम दिया था और उन्होंने बोला था कि अगर तब तक भी तुम्हें पेन या कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट नहीं हो तो फिर उसके बाद आगे तुमको एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी जानकारी नहीं थी कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी या किस चीज़ के लिए मुझे रेडी रहना है। उसी की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब 30 आवर्स के बाद सडनली मुझे पेन आना स्टार्ट हुआ। पेन आने के पहले मेरा म्यूकस प्लग जो था वो ब्लड के साथ लॉस हुआ था, यानी जब मैं बाथरूम गई तब मुझे पता चला कि ब्लड और म्यूकस प्लग थोड़ा यूरिन के साथ पास हुआ है। ये बात है लगभग रात के 10 बजे की, और हम लोग इमीडिएटली हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि हम हॉस्पिटल कॉल कर रहे थे तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो ये लगा कि वहाँ जाना ज़्यादा बेटर है, वहाँ से लौटना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू यहाँ से हम जाने में देर कर दें उससे। और जब हम लोग रास्ते में ही थे, हॉस्पिटल पहुँचने में ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम हमें लगा था बिना ट्रैफिक के। सिटी में यूजुअली जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं थोड़े डिस्टेंस पर होते ही हैं। तो बीच रास्ते में ही काफ़ी ज़्यादा इंटेंस पेन आने स्टार्ट हो गए थे, और क्योंकि मेरी मेम्ब्रेन स्वीप की गई थी वो सब बहुत जल्दी हो रहा था। तो ये सब चीज़ें मुझे बाद में इंफॉर्मेशन मिली, अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये सब चीज़ें मुझे पता चली कि अगर आपकी मेम्ब्रेन स्वीप की जाती है तो जो लेबर होता है वो सडनली और इंटेंसली स्टार्ट होता है 48 आवर्स के अंदर या उसके बाद। तो आपको जो पेन भी रहेगा बहुत इंटेंस लेवल का रहता है, जो मैंने फील भी किया। जैसे तैसे पेन बियर करते हुए मैं हॉस्पिटल पहुंची ऑलमोस्ट 11 बजे। तो वहाँ मेरे लिए एक और जो है शॉकिंग चीज़ इंतज़ार कर रही थी। वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड लेबर रूम में अलाउड ही नहीं है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ था कि जिस इंसान के साथ मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ लाइफ में, वो ही मेरे साइड में नहीं है जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वो भी इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल अलाउ नहीं करता है किसी भी मेल फैमिली मेम्बर को लेबर रूम में आने के लिए, क्योंकि वो एक कॉमन लेबर रूम था जिसके बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मेरे लिए सेकंड बड़ा शॉकिंग पॉइंट था कि एक कॉमन लेबर रूम है जहाँ बहुत सारी लेडीज़ लेटी हुई हैं, सभी या तो लेबर पेन में हैं या इंड्यूस की जा रही हैं, अलग अलग स्टेजेस में थी वो अपने लेबर के। बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा निगेटिव कह लीजिए वो पॉइंट रहा। मैं मेंटली थोड़ा उस समय शॉक्ड हो गई कि ये मतलब कैसी जगह आ गई हूँ मैं। और जो मेरे साथ जो फैमिली मेम्बर अलाउड भी थी, फीमेल फैमिली मेम्बर, उनसे भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। तो जब मेरे को एक्टिव लेबर स्टार्ट हुआ उस समय पेन बहुत इंटेंस था। अगर मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो वो इस तरीके का था जैसे मैं कोई रेल की पटरी हूँ और मेरे ऊपर से ट्रेन एकदम धड़धड़ाते हुए निकल रही है। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं लाइफ में कि मेरे ऊपर से ट्रेन निकली हो, लेकिन लिटरली वैसी ही फीलिंग आ रही थी। एकदम से पेन आता था ऐसे जैसे धड़ 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 धड़, और उसकी जो इंटेंसिटी थी वो इतनी हाई थी कि मैं शायद लाइफ में किसी चीज़ से उससे कंपेयर ही नहीं कर सकती कि वो किस टाइप का पेन है। शायद जब आदमी की आत्मा शरीर से निकलती होगी तब उस टाइप का पेन फील होता होगा, लेकिन उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता अच्छे से कि वो पेन किस लेवल का होता है।
ये सब सुन के अगर आपको डर लग रहा है तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा हौसला बंधाना चाहूँगी कि वो थोड़ी देर की बात होती है, और उसके लिए भी अगर आप मेंटली रेडी हैं तो वो सब फेज बहुत जल्दी निकल जाता है। क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी इसका मेरे पास रिजल्ट है, कह लीजिए एक प्रूफ है जो मैंने फील किया है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं किसी भी चीज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो वो फेज से निकलना और उसको झेलना दोनों ही बहुत ईजी हो जाता है। और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चा हाथ में आ जाता है, तब तो आप कोई भी पेन आप याद ही नहीं रख पाते हो, आप बिल्कुल भूल जाते हो। वो ऐसे उड़ जाता है, आपका जो मोमेंट था ना पेन वाला वो ऐसे गायब हो जाता है, आपको याद ही नहीं रहता है कि वो पेन किस लेवल का था। तब आप हंसते हुए उसके बारे में बताते हो कि हमें ऐसा हुआ था, हमें ऐसा फील हुआ था, लेकिन कभी भी वो जो फिजिकल पेन होता है वो आगे आपको कभी भी निगेटिवली याद नहीं आता। एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है ये मैंने फर्स्ट टाइम भी फील की और मैंने सेकेंड टाइम भी फील करी कि जो पेन होता है वो उस मोमेंट के लिए रहता है, लेकिन जैसे ही बच्चा आ जाता है वो पेन ऐसे गायब हो जाता है। मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड अलाउड नहीं थे, वो एक शॉकिंग चीज़ थी। कॉमन रूम में कई सारी लेडीज़ थी, वो एक थोड़ा सा मेरे लिए डिस्कम्फर्ट था कि मतलब आप जो है उस स्टेज में कई सारे लोगों के बीच में हो, थोड़ा मेरे लिए डिस्कम्फर्ट था, हो सकता है हर किसी के लिए ना हो। और फिर जब एक्टिव लेबर हुआ तो कोई आके इंटरनल एग्जामिनेशन कर रहा है, कोई आके मेरा वाटर बैग ब्रेक कर रहा है, क्योंकि वाटर बैग मेरा तब तक ब्रेक नहीं हुआ था। कोई जो नर्स आ रही है वो शेव कर रही है बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, डायरेक्ट रेजर से। बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल था वो सब। इसके साथ ही कई सारे लोग जो है आके चेक कर रहे हैं। एक आप सब्जेक्ट जैसा मतलब बन जाते हो, तो वो बड़ी एम्बैरेसिंग फीलिंग थी, बहुत डिस्गस्टिंग फीलिंग थी कि कोई भी आके चेक कर रहा है, कोई भी आके कुछ भी कर रहा है, हमें पता नहीं है। तो वो सब मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। और लेबर के पहले जो फीलिंग होती है वो ऐसी कि आपको जो है हो सकता है वोमिटिंग आए, तो मुझे वोमिटिंग आई थी। मुझे मोशन भी जाना पड़ा, मोशन भी पास हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बॉडी डिलीवरी के लिए रेडी हो रही होती है तो आपको बबल मूवमेंट भी आता है, आपका जो स्टमक है वो भी एम्प्टी बॉडी ऑटोमेटिक कर देती है ताकि पुश करने में बॉडी को हेल्प रहे। और जब मैं लेबर में थी तब मुझे एक टाइम पे सडनली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मुझे ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ रहा था। वहीं एक टाइम पे इतनी गर्मी लग रही थी दूसरे ही मोमेंट कि मुझे वो ब्लैंकेट हटाना पड़ रहा था। तो वो ठंडा गरम मुझे रात भर फील होता रहा। तो मेरा जो पेन था स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 10 बजे, और मेरी जो बेटी आई है वो आई है सुबह लगभग 5:30 पौने 6 के बीच में। तो इतना पूरा टाइम लगा मुझे। तो वो जो लेबर था मेरा फर्स्ट टाइम वो बहुत क्विक रहा, जो डॉक्टर के हिसाब से काफ़ी क्विक रहा। नहीं तो फर्स्ट टाइम जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कई बार कई दिन भी लग जाते हैं, उस पेन में लेडी रहती है। लेकिन क्योंकि मेरी मेम्ब्रेन स्वीप की गई थी तो मुझे लगता है शायद उसकी वजह से थोड़ा जल्दी हुई, या फिर जो मैंने एक्सरसाइज करी उसकी वजह से। मैं बहुत श्योर शॉट तो इसको नहीं बोल सकती किस वजह से था। तो ये सब मुझे फील हो रहा था ड्यूरिंग एक्टिव लेबर। और मेरी बैक में मुझे इतना पेन हो रहा था कि लग रहा था बस कोई बैठ के उसको रब करता रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड अलाउड नहीं थे, और जो मेरे साथ तो मेरी फैमिली मेम्बर थी उनसे बहुत सपोर्ट नहीं मिला। तो वो जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा नहीं रहा। इवन नर्स भी थी, उनको भी मैं बुला रही थी तो वो भी कुछ उतना बॉदर नहीं कर रही थी, क्योंकि शायद उनके लिए ये रोज़ की बात है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई पेन में है, कोई उन्हें बुला रहा है, तो जस्ट शायद वो उनकी ड्यूटी नहीं होगी। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा नहीं रहा। फिर उसके बाद जब फाइनली डिलीवरी की बारी आई तो उसके लिए भी एक अलग रूम में ले जाया गया। वहाँ पर कोई भी फैमिली मेम्बर अलाउड नहीं था, ना ही मेल ना ही फीमेल। तो उस समय तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे लगता है वो ठीक भी हुआ। लेकिन वहाँ पर भी जो चीज़ें हुई वो बहुत अजीब सी थी मेरे लिए, कि मुझे हर चीज़ में बोला जा रहा था कि मुझे कब पुश करना है। ऐसा बोला जाता है कि बॉडी आपको ऑटोमेटिक सिग्नल देती है, या आपको ऑटोमेटिक पता चलता है कि कब आपको पुश करना है। बॉडी आपकी ऑटोमेटिक बच्चे को बाहर पुश करती है। लेकिन वहाँ मुझे 4 नर्स ने घेरा हुआ था, वो मुझे बोल रही थी पुश करो पुश करो पुश करो। अब मैं दम लगा रही हूँ, जब बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है अभी पुश करने का, आप कितना भी दम लगा लो बच्चा बाहर नहीं आएगा। आपको तभी पुश करना होता है जब एक्चुअली आपकी बॉडी जो है बच्चे को बाहर पुश कर रही होती है, और वो आपको खुद समझ में आता है जब आप अपनी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, या फिर आपको कोई इस तरीके से 4 लोग घेर के इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब भी आपको पता चलेगा कि अब आपको पुश करना है। लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा जो है लोग चिल्ला रहे थे आसपास पुश 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 की समझ ही नहीं आ रहा था कि कब करना है, क्या करना है।
तो ये एक प्रॉब्लम की वजह से उनको लगा कि शायद बच्चा मैं पुश नहीं कर पा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे वेजाइनल टीयर कर दिया, कट कर दिया वहाँ पे। तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि मतलब ऐसा कैसे एकदम से, थोड़ा टाइम देना चाहिए था। तो उनको जल्दी थी या रियली में उसकी ज़रूरत थी, मुझे नहीं पता। तो वो जो वेजाइनल टीयर हुआ या कट हुआ, उसकी वजह से हीलिंग में टाइम लगा और ब्रेस्ट फीडिंग में भी मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं ठीक तरीके से बैठ नहीं पाती थी। इसके अलावा जब लेबर स्टार्ट होता है, यानी फाइनल स्टेज जो लेबर की स्टार्ट होती है, उस टाइम बॉडी इतना प्रेशर लगाती है कि आप ऑटोमेटिक जो है स्टूल पास करती हैं। तो अगर आप डिलीवरी टेबल पर हैं और स्टूल पास कर रही हैं तो एम्बैरेस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बेबी को बाहर लाने में लगना चाहिए। इसके अलावा मुझे ना ही कुछ खाने के लिए दिया गया, ना ही कुछ पीने के लिए दिया गया। डिलीवरी के टाइम पे बॉडी इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है कि आपका जो वेट है सडनली बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। अदर देन जो बेबी का वेट है, आप देखेंगे 8 to 10 kg टोटल आपका वेट रिड्यूस हो जाता है जस्ट डिलीवरी के बाद। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। तो उस समय चिल्ला चिल्ला के मेरा गला इतना सूख गया था कि मुझे पानी की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, लेकिन मुझे पानी बिल्कुल भी नहीं दिया गया। उनका जो रीज़न था कि बच्चा जो है शायद वापस ऊपर की तरफ मूव हो जाता है, लेकिन मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। सिनेरियो कुछ ऐसा था कि मैं चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल मेरा गला सूख गया था। मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बाहर तक आवाज़ आ रही थी, आदमियों जैसी हो गई थी चिल्ला चिल्ला के। और मेरे आसपास 4 नर्सें खड़ी हैं, चिल्ला रही हैं पुश करो, नहीं हो रहा है तो कोई नीचे कट कर रहा है, कोई जो है बच्चे को बाहर निकाल रहा है, जबकि साथ ही पूरी बॉडी जो है पसीने में लथपथ है, ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड आ रहा है। और क्योंकि हमने स्टेम सेल बैंकिंग को ऑप्ट किया हुआ था, तो वो लेडी है वो अपना काम करने में लगी हुई है। तो इतना ज़्यादा क्योटिक इन्वायरमेंट था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रही थी अपने बेबी से। और डिलीवरी के बाद भी उन्होंने बेबी को इमीडिएटली क्लीन अप के लिए ले गए, उसको वेट करने के लिए ले गए। मतलब मैं रात के 10 बजे से लेके सुबह, अब मेरा बच्चा लगभग 6 बजे हुआ है, 8 घंटे हो गए हैं, और उन्होंने मुझे ये तक बताना ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे बेटी हुई है या बेटा हुआ है। और डिलीवरी के लगभग आधे घंटे तक मैं ब्लड में, फीसेस में, स्टूल में, स्वेट में, बिना पानी के सूखे गले में ऐसे ही डिलीवरी टेबल पर बस पड़ी रही। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, एक नेगेटिव मोमेंट रहा उस टाइम पे। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मतलब जस्ट मेरी बॉडी को किसी तरीके से यूज़ करके बच्चे को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अब मेरे बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है, ना वहाँ की नर्सेज, ना वहाँ के डॉक्टर्स, और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, क्योंकि अलाउड ही नहीं थे। लेकिन उस समय पे उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। तो फाइनली 30 मिनट्स के बाद मैंने ही उनको बोला कि कम से कम आप मुझे क्लीन अप तो कर दो। फिर मुझे क्लीन करके मेरे नीचे स्टिचेस वगैरह लगाई गई, स्टिचिंग की गई। और जब वो बच्चे का वेट वगैरह कर रहे थे, तब मैंने गुस्से में उनको ये तक बोला था कि आप कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मेरे को बेटा हुआ है या बेटी हुई है। तब उन्होंने जस्ट ला के दिखाया कि ये देखो, ये तुम्हारा बच्चा है, बेटी हुई है। फिर ले जाके जो बेटी है उन्होंने मेरे हस्बैंड को, फैमिली मेम्बर को हैंड ओवर कर दी, दिखाई कि हाँ भाई ये आपकी बच्ची है। तो यूजुअली क्या होता है आजकल, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, यानी कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है माँ की छाती पे उसको रख दिया जाता है, ताकि जो माँ को ट्रॉमा हुआ है या जो बॉडी ने इतना स्ट्रेस फील किया है उसको, वो सब, उससे रिलीफ मिल सके। और बच्चा भी जो सडनली बाहर आया है अभी माँ के पेट से, उसको भी एक अपनेपन वाली फीलिंग आए। लेकिन उस समय वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो सब हुआ डिलीवरी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे, कि कोई भी आके टच कर रहा है, कोई भी आके कुछ भी एग्जामिन कर रहा है, या जो भी लेबर रूम में मेरे को छोड़ दिया, बच्चे के बारे में नहीं बताया या कुछ भी, तो वो सब की वजह से मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी, डिप्रेशन में भी चली गई थी, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। तो अगर आप भी अपने बच्चे से डिस्कनेक्टेड सा फील कर रही हैं, सडनली एकदम से उसके आने के बाद उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हैं, तो
थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, लेकिन उसके बारे में लोगों से बात ज़रूर कीजिए ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। आप जो फील कर रही हैं उसको लोग समझ के, या आप चाहें तो मेडिकल हेल्प भी सीख कर सकती हैं, लेकिन उसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो आगे चल के आपके और आपके बच्चे के रिलेशन के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। हो सकता है आपको ब्रेस्ट मिल्क भी प्रॉपर ना आए। तो जब आप मेंटली हैप्पी रहेंगी तो सब चीज़ हैप्पी होती है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप अपने बच्चे से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो लकीली मुझे ब्रेस्ट फीडिंग में या ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन काफ़ी समय तक मैं अपनी बच्ची से उतना कनेक्टेड फील नहीं कर पा रही थी। मुझे जस्ट ऐसा लग रहा था कि मैं उसके लिए एक ज़रिया बनी इस दुनिया में आने के लिए, बट मेरे बारे में अब कोई भी नहीं सोच रहा है। आपको शायद लग रहा होगा बहुत सेल्फिश फीलिंग है या मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोचे, लेकिन उस समय जो सिचुएशन थी, या कह लीजिए कि डिलीवरी के बाद, या वो हार्मोनल प्ले था, हार्मोनल इम्बैलेंस था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी फीलिंग थी, जो मेरी उस समय थिंकिंग थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है और उसको इग्नोर मत कीजिए। ये यहाँ पर मेरा आपको सजेशन है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ दिनों के बाद फिर धीरे धीरे मेरा और मेरी बेटी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया ब्रेस्ट फीडिंग से, उसका जो मैं टेक केयर करती थी उससे। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ परमानेंट है, लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जब मुझे रूम पे शिफ्ट किया गया डिलीवरी रूम से, तब वहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कंटिन्यूसली फ़ोन आ रहे हैं। तो एक जो बॉडी अभी मेरी इतनी टायर्ड है, रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है, और शायद मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ें नहीं समझ पाए कि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इस सब चीज़ की ज़रूरत रहेगी, कि थोड़ा शांत एनवायरनमेंट हो, मुझे थोड़ा रिलैक्स करने को मिले। तो किसी का भी फ़ोन आ रहा था तो मुझसे बोला जा रहा था कि बात करो, इनका फ़ोन आ रहा है, कि यहाँ से फ़ोन आ रहा है, कि ऑफिस से फ़ोन आ रहा है। तो अगर आप होने वाले बच्चे के फादर हैं, बर्थिंग पार्टनर हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आपकी वाइफ जो है अभी बहुत एक इंटेंस पेन से, एक इंटेंस फेज से निकली है। जैसे आपका बच्चा इस दुनिया में आया है, वैसे आपकी वाइफ का भी एक रीबर्थ जैसा हुआ है। तो उसको आराम करने दीजिए। इतना ज़्यादा जो भी लोग आते हैं या फिर फ़ोन आते हैं, उससे उसको जितना आप दूर रख सकते हैं, उसकी बॉडी को रिकवरी में उतनी हेल्प मिलेगी, मेंटली उसको रिकवरी होने में उतनी हेल्प मिलेगी। और बच्चे से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, वाइफ से आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। फ़ोन, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ये सब थोड़ा देर के लिए आप जो है टाल दीजिए। थोड़ा घंटों के बाद उनको इन्फॉर्म कीजिए या उनसे बात कीजिए। आपको बच्चे से बॉन्ड होने में भी हेल्प मिलेगी, मदर को रिलैक्स होने में, थोड़ा आराम करने के लिए भी समय मिलेगा। तो ओवरऑल आप एक फैमिली टाइम जैसा स्पेंड कीजिए, बजाय रिलेटिव्स को और सब लोगों को फ़ोन करने के और उनसे फ़ोन पे बात करने। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, डिलीवरी तो नॉर्मल हुई, लेकिन एक्सपीरियंस मेरे लिए उतना अच्छा नहीं रहा। एक तरफ मैं खुश थी कि हम लोग बेबी गर्ल चाह रहे थे, हमें बेबी गर्ल ही हुई, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस की वजह से मैं उतना उसको एंजॉय नहीं कर पाई। उस दिन मैंने अपने हस्बैंड को इमीडिएटली बोला था कि अगर कभी हमने सेकंड चाइल्ड प्लान किया तो मैं इस हॉस्पिटल में पैर भी नहीं रखने वाली हूँ। और जैसा मुझे डिलीवरी एक्सपीरियंस चाहिए था वैसा सेकंड टाइम मुझे मिला भी, क्योंकि मैंने सब चीज़ें पहले से प्लान करी, डिसाइड करी कि मुझे मेरे लिए कैसा डॉक्टर चाहिए, कैसा मेडिकल केयर टीम चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होती है वो होती है वुमेन, यानी कि एक लेडी और उसकी बॉडी। तो अगर आप चीज़ें अपने हाथ में लेके डिसाइड कर सकती हैं तो आप बिल्कुल करिए, आपका एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का रहेगा। तो सेकंड डिलीवरी के एक्सपीरियंस के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद मैंने 2 चीज़ें सीखी। पहली तो ये कि जो आपका फिजिकल पेन होता है वो आपको बच्चा आने के बाद ऑटोमेटिक बिल्कुल गायब हो जाता है, आपको उसके बारे में बिल्कुल भी निगेटिव फीलिंग नहीं रहती है। और दूसरा ये कि आपका जो इमोशनल स्टेट होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, मेडिकल केयर टीम कैसी है, या आपके कौन से फैमिली मेम्बर थे आपके साथ, उन्होंने आपको कैसा ट्रीट किया। तो फिजिकल पेन आप भूल जाते हो, लेकिन जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है फैमिली से या डॉक्टर से, या जो इमोशनल स्टेट होती है वो आप कभी नहीं भूलते हो, या कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आप भूलते नहीं हो। और उसकी वजह से आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे इक्वेशन भी हो सकता है, थोड़ी इधर उधर हो जाए आपकी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी के टाइम आप ऐसे लोगों के साथ हों जिन पे आप ट्रस्ट करते हो या जिनके साथ आप ओपन हो
और जो आपकी हेल्प कर सकें तो आप ऐसे ही लोगों को अपने साथ रखिए, चाहे वो मेडिकल केयर टीम हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, जो आप ट्रस्ट करती हूँ कि हाँ ये ज़रूरत पड़ने पे मुझे हेल्प करेंगे या मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसका कुछ सल्यूशन देंगे। तो ये मेरा फर्स्ट लेबर और बर्थिंग एक्सपीरियंस था मेरी बेटी के साथ। जो भी मैंने फील किया, नेगेटिव पॉजिटिव सब मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत पर्सनल एक कह लीजिए स्टोरी है मेरी, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आप भी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कभी भी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी आती है उसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने सेकंड डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में। इसके बारे में मैं पहले से ही रेडी थी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन वहाँ भी एक ट्विस्ट मिल गया। क्या ट्विस्ट था, क्या प्रॉब्लम आई, उससे हम लोग कैसे बाहर निकले, मेरे लिए एज अ मदर बहुत टफ सिचुएशन हो गई थी, वो सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद मैंने सीखा कि लाइफ में हर चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकती, हर चीज़ के लिए आप रेडी नहीं हो सकते। कभी ना कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आप सडनली सरप्राइज हो जाएं या शॉक हो जाएं, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आप पहले से ही अपने आप को रेडी रखें। तो जो योगा है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, या जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है, वो सब अगर रेडी है तो आप हर चीज़ बहुत ईजिली फेस कर सकते हैं। आप नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप जो है ट्राई कर सकती हैं या क्या कर सकती हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप ये वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। आज की इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन या मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकती हैं। कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके वहाँ मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकती हैं, डीएम कर सकती हैं, मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।